बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिया कैसर। और क्या अपडेट्स हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात 2021 के हवाले से, इस पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है नवीद सती साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बड़ी गहमा गहमी है विफाक से वहाँ तक, यकीनन वज़ीर आज़म का मुतवक्किल जो दौरा है उस पर तो बात हो ही रही है, लेकिन उनके जो वज़रा वहाँ पर मौजूद हैं उनकी भी सूरत हाल और मुख्तलिफ़ जमातों के जो वहाँ पर इस वक्त लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से भी पावर शो करने का जो एक बातचीत की जा रही है उसका भी अहवाल हमें उससे भी आगाह कीजिएगा। LA-15 की बात करते चले हम, वस्ती बाग की। तो आज यहाँ पर राजा यासीन की तरफ से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ये कहा जा रहा है कि ख़ासतौर पर एजाज़ुल हक़ को बुलवा के वहाँ पर जो है वो पावर शो किया गया। एजाज़ुल हक़ के साथ साथ सरदार अतीक साहब को भी ये पावर शो दिखाया गया। इसी तरीके से अगर हम बात करते चलें मुज़फ़्फ़राबाद के हवाले से, तो मुज़फ़्फ़राबाद में आज ख़ासा गहमा गहमी भी रही, हंगामा आराई और दंगा फसाद अगर इसको कहें, जहाँ पे अंडे भी बरसाए गए, जहाँ गोलियां चलने की भी खबर आई। तो ओवरऑल जो आज की सूरत हाल है उससे ज़रा हमें आगाह कीजिएगा, ये क्या है सब कुछ? देखें, इंतहाई नाखुशगवार वाक़यात होना शुरू हो गए हैं कश्मीर में। इससे पहले जूता भी उछाला गया वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर पर, और उनके जो बयानात हैं डेफिनेटली वो भी कोई स्टैंडर्ड और कोई अप टू द मार्क नहीं है। कभी बिलो दी बेल्ट वो भी बात करते हैं मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान के ख़िलाफ़। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मौजूद हैं, और सियासी इख्तलाफात या अवाम के मसाइल पर आप बात करें बजाय इसके कि आप एक दूसरे के, ये सारी पार्टीज़ में हो रहा है। ये बिलावल भुट्टो ने भी ज़ाहिर वो डायरेक्ट अटैक करते हैं इमरान खान पर, मरीम नवाज़ डायरेक्ट अटैक इमरान खान पर करती है, और अली अमीन गंडापुर डेफिनेटली वो डायरेक्ट वो भुट्टो से शुरू हो जाते हैं और नवाज शरीफ से शुरू होते हैं। तो ये एक तो ये है कि तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़ी जो है वो हम देखें जो वफाकी हैं वो उनके सारे जो है वो सीनियर, यानी ख़ुद लीडरशिप, जब मरीम नवाज़ वहाँ पर जाके ये बातें करेगी, बिलावल भुट्टो बात करेगा, तो डेफिनेटली फिर वज़ीर आज़म के आगे जो है वहाँ पे मुराद सईद या अली अमीन गंडापुर गुफ्तगू करेंगे, तो डेफिनेटली फिर इस तरह की गुफ्तगू जो है वो नाज़िबा तो लगती है। अब कल तो एक दो दिन तो पहले जूते के ऊपर बात हुई। आज जो है वहाँ पर अब 3-4 तरह की राय है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये कहा गया कि वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर के इलाके में वफाकी वज़रा अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद समेत जो सरदार तनवीर इलियास भी थे, उनके काफ़िले पर उनके हल्के में फायरिंग हुई, पथराव हुआ और डंडे बरसाए जा रहे हैं। अहम शख्सियात की जो है वो जानों को शदीद ख़तरा लाहक है। अब ये है PTI का वर्जन। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, ये कहा गया कि राजा फ़ारूक हैदर के हल्के में वफाकी वज़रा पर टमाटर के बरसात और खान बदोवे के मुकाम पर अली अमीन के गार्ड्स की जानिब से फायरिंग और मुश्तल अफराद ने सड़क ब्लॉक कर दी। अच्छा, ये है दूसरी तरफ से नून लीग का मौक़िफ़। अब आ जाते हैं एक और मौक़िफ़ ये है जनाब कि मुज़फ़्फ़राबाद में अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स की जानिब से शायरियों पर बराह रास्त फायरिंग की गई, मुश्तल अफराद ने सड़क ब्लॉक कर दी। जब तक मुल्ज़मान को गिरफ़्तार नहीं किया जाता सड़क नहीं खोलेंगे। मुज़ाहिरीन पहले कश्मीरियों को गालियाँ और अब गोलियाँ, ये बेलगाम वज़ीर आज़ाद कश्मीर किस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये भी वन साइडेड यानी चीज़ें आ रही हैं। अब इसमें दो तरह की राय। एक तो यह है कि उसमें उस हल्के में राजा फ़ारूक हैदर के लोगों ने कि एक तो उनके ऊपर मुबैयन इल्ज़ाम है, दूसरा ये है कि उनके लोगों ने किसी किस्म का माहौल ख़राब करने की कोशिश नहीं की। तहरीक इंसाफ के कुछ अपने कारकुन थे जिनको टिकट नहीं मिला, उनमें से कुछ लोग थे जिनको टिकट नहीं मिला, और उन्होंने अली अमीन गंडापुर को रोकने की कोशिश की, वो रुके नहीं। उसके बाद ऊपर से उन्होंने पथराव किया, जिस पर जो है वो नीचे रोड पे नज़र भी आ रहा है, आप देख भी सकते हैं वीडियो में भी। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वीडियोस भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे चैनल्स पे चल रही हैं। उसमें जो है वो उनका गार्ड उतरता है और उसने आके हवाई फायरिंग उसने की। अब ये तो चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। एक तो यह है कि मेरे ख्याल से राजा फ़ारूक हैदर वो इस कदर नहीं गिरेंगे कि वो अब ये करेंगे कि अपने ही हल्के में आए हुए कल, क्योंकि इवन जब उनके ऊपर अली अमीन गंडापुर पे जो है वो बाग में जूता उछाला गया, उस वक़्त भी राजा फ़ारूक हैदर का कहना था कि वो हमारे मेहमान हैं। उन्होंने जो भी अल्फाज यूज़ किए, लेकिन उसका मतलब हमारे अपने मेहमान पर हम जूता नहीं फेंकते थे। आज भी उन पे ऊपर इल्ज़ाम तो है कि उनके लोगों ने ये किया वो किया, लेकिन मेरे ख्याल से वो इस कदर नहीं गिरते, वो बिलो द बेल्ट इतने नहीं जाते कि पथराव करें और ये चीज़ें करें और टमाटर बरसाएं। लेकिन आपका अपना ये कहना है कि सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती और कई तरह के हथकंडे भी आजमाए जाते हैं। और अगर हम राजा फ़ारूक हैदर की बात करें तो वो किसी एक मखसूस हल्के से नहीं, बल्कि 32 और 33 दोनों हल्कों से जो है वो इंतखाबी उम्मीदवार भी हैं, मैदान में उतर रहे हैं। तो किस हल्के की क्या सूरत हाल है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी एक में कामयाबी के लिए इस तरह के हथकंडे आजमाए नहीं जा सकते?
देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि एक तरफ सोशल मीडिया पे बड़ी इस तरह की गुफ्तगू हो रही है कि जनाब वो हार रहे हैं और हारते हुए वो यानी अपनी हार को छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस कदर वो नहीं गिरेंगे। ये क्योंकि दो तरह की तीन तरह की राय है। अब जब तक हतमी कोई चीज़ सामने नहीं आती उस वक्त तक हम भी इस पोजीशन में नहीं है कि कोई बात कर सके। एक तो ये है कि अपने नाराज़ लोग हैं, ज़ाहिर बहुत से हल्के ऐसे हैं जहाँ PTI की टिकट एक को मिला है तो दूसरा जो है नाराज़ है, और अगर उन्हीं जो कारकुन हैं उन्होंने अगर रोकने की कोशिश की, अलीमीन गंडापुर की बात करने की कोशिश की होगी, वो नहीं रुके होंगे, और अगर पथराव उन्होंने किया तो एक तो उनकी निशानदेही करनी चाहिए। दूसरी ये ज़ाहिर है कि अल्टीमेटली जो गार्ड्स होते हैं उन्होंने दिफा के लिए हवाई फायरिंग करनी है, ये भी होना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ारूक हैदर के लोगों ने किया या तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया, ये तो चीज़ें मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को फ़ौरन नोटिस लेना चाहिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस को फ़ौरन, और ज़ाहिर अब तो बात रेंजर और आर्मी की भी हो रही है तो उससे पहले ही बुला लें, बजाय इसके कि उस दिन बुलाएं जिस दिन जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं। जिस तरीके से सूरत चल रही है, कल हमें बाग में नज़र आई कि थाने का गिराव हुआ, पथराव हुआ, आज हमें मुजफ्फराबाद में नज़र आ रहा है, कल कहीं और नज़र आएगा। अभी इमरान खान ने भी जाना है, तो इससे पहले है कि पहले ही बुला लें जो है वो आर्मी को, तो फिर मेरे ख्याल से वो लोग भी बूट को देख के थोड़ा सा समझ आएंगे कि हमें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। पुलिस क्योंकि सोशल होती है, पहले ही लोगों के साथ दरमियान में होती है, वो उस तरह का एक क्राउड को रोकना उनके लिए मुश्किल होता है। रेंजर या आर्मी होती है तो लोगों को भी थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि वो नहीं बख्शेंगे, और उनको भी अंदाज़ा होता है उनका किसी पोलिटिकल तो वो नहीं होता। जो हैं देखें वो सामने हैं वाज़े तौर पर। इस वक्त जो पोलिटिकल पार्टी के जो मुख्तलिफ वफाकी चाहे वज़रा हैं या दीगर जो अहदेदारान हैं, SOPs को भी मलूज़ खातिर रखना। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़े वाज़े अंदाज में जो है वो SOPs कितने टाइम से पहले से ही इशू कर दी गई थी, गाइडलाइंस भी दे दी गई थी, जलसे के हवाले से भी, जुलूसों के हवाले से भी, एक दूसरे के आमने सामने आने के हवाले से भी, और ये भी कि किस तरीके से इंतज़ामिया को एतमाद में लिया जाएगा। इसके बावजूद भी इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पढ़े लिखे लोगों की तरफ से, इक़्तिदार में रहे लोगों की तरफ से, इक़्तिदार में मौजूद लोगों की तरफ से, अवाम के मसाइल ये क्या हल करेंगे? इनसे अपने मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। देखें आज भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई 4 किस्म के नोटिस लिए गए, वो भी आपसे शेयर करते हैं कि वो अपनी पावर शो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी पावर्स अभी तक उस तरीके से शायद आप देखते हैं कि करामत सामत नहीं हो रही। मतलब ज़ाहिर है एक अखलाकियात की बात होती है ना, ज़ाब्ता अखलाक की बात की जा रही है। अब उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हर वक्त जो है वो एक छोटी छोटी बात पे इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिस लेना शुरू हो जाए, FIR दर्ज करवाना शुरू हो जाए। ज़रा यहीं बड़ा और बहुत ज़्यादा उनको शवायद मिलेंगे। देखिए सरकारी गाड़ियों के हवाले से बहुत से लोगों ने हमें भी तस्वीर भेजी, हमने भी इस पर बात की, और फिर इसके साथ साथ कुछ सरकारी बाकायदा तौर पर ऑफिसर्स हैं इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ महकमा तालीम में, महकमा सेहत में, वो वहाँ पर कंपेन करते रहे हैं, और उनके ख़िलाफ़ आज इलेक्शन कमीशन को शायद होश आ ही गया, उन्होंने आज नोटिस लिया, उन कुछ लोगों को मअतल कर दिया और कुछ लोगों को किया। बहुत से ऐसे अभी भी अगर वो देखेंगे, बहुत से ऐसे सरकारी जो है वो लोग हैं जो इस्लामाबाद या बाकी इदारों में काम करते हैं, छुट्टी जाके वहाँ बैठ गए हैं और अपने अपने लोगों की कंपेन कर रहे हैं। तो इसमें सरकारी गाड़ियाँ भी इस्तेमाल हो रही हैं, वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत की भी इस्तेमाल हो रही हैं, तो उस पर कुछ चीज़ें अभी सामने आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन उसमें ले रहा है नोटिस, तो वो देखना होगा। एनी हाउ अगर इसमें आप बात करें, एक तो यह है कि अभी फ़िलहाल इसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अब देखना ये होगा इलेक्शन कमीशन हो या जो अमन व अमान की सूरत हाल पुलिस ने भी देखनी है क्या होगी, ये कुछ भी कहना कब्ल वक्त। लेकिन ये इस तरह के जो 2-4 इंसिडेंट बहुत जल्द हुए हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से अब इलेक्शन कमीशन भी और बाकी इदारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो शायद गठजोड़ करके कोई लाहे अमल सामने लेके आएँ, ताकि आने वाले दिनों में एटलीस्ट बदनज़मी जो है वो ना पैदा हो। अच्छा, आज ये हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन उसकी तरफ से ये कहा गया है कि जिन अफसरान और मतात के इलेक्शन में ड्यूटी लगाई गई है, इनकी तरफ से ड्यूटीज़ मनसूख करवाने की किसी भी तरह की कोशिश, क्योंकि मुख्तलिफ़ तरह के लोग जो है ना वो असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, अपनी अपनी यानी सिफारशात और सिफारिशें भी चल रही हैं कि जी मेरे फ़लाने बंदे की ड्यूटी फ़लानी जगह लगा दी, और बहुत से इस तरह का इतना मामला था। और कश्मीर में वैसे भी आपको पता है कि एक सिफारशी कल्चर मौजूद है, बरादरियों का बड़ा रोल है, कहीं भी अगर एक बरादरी का बड़ा शख्स बैठेगा, राजा फ़ारूक हैदर पे इवन बड़ा इस तरह के इल्ज़ामात थे कि वो राजा बरादरी राजपूत बरादरी से तमाम उन्होंने DCOs चेंज कर दिए थे, और इस तरह की मामलात उन पर एक मुबैयन तौर पर इल्ज़ामात की हद तक से हट के आगे बढ़ गए थे कि ज़ाहिर जब बरादरी का वो शख्स बैठेगा तो डेफिनेटली वो सबूत भी सामने आ जाता है। यही सूरत हाल आज उन्होंने कहा कि इंक्वायरी होगी, फौजदारी जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर इस तरह के कोई शख्स जो कर रहे हैं, दरख्वास्तें दे रहे हैं, इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। दूसरा एक उन्होंने किया है कि एक तो ये हुआ कि खिलाफ वर्जी की है कुछ लोगों ने,
इंतखाबी सरगर्मी में हिस्सा लेने की पादाश में महकमा तालीम कॉलेजेस ने मिस्टर असद सलीम लेक्चरर हैं केमिस्ट्री के, ठीक है, खान मोहम्मद खान गवर्नमेंट बॉयज़ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पलंदरी और मिस्टर मुश्ताक मुगल लाइब्रेरियन गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज 8 मकाम को ज़िला मुलाजमत से फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। और हवाला से तहकीकात के लिए मिस्टर शहजाद आज़म डिप्टी डायरेक्टर जो हैं उन आला तालीम कॉलेजेस को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया है, जो कि मामले को उन्होंने कहा छानबीन करें और इनके 15 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो रिपोर्ट पेश करें। और 15 दिन जब हो जाएंगे इलेक्शन भी हो जाएगा, लेकिन एनी हो वो मुअत्तल हो गए हैं। एटलीस्ट ये हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इन लोगों को मुअत्तल कर रहा है। इनके ACR में तो कम अज़ कम लिखा जाना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद के जो हमने भी बार बार बात की, बार बार इस पर आवाज़ भी उठाई, बहुत से लोगों ने शिकायत और तस्वीर भी भेज दी। आज भी 15 जुलाई को ये एजाज जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने ये किया कि जो मुख्तलिफ जो वज़रा थे वो वज़रा कराम के ज़ेरे इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों को फौरी तौर पर ज़ब्त करते हुए ट्रांसपोर्ट पोल में जमा करवाया जाए, ये उनका अहकाम जारी हुए हैं। लेकिन बहुत सी सरकारी गाड़ियाँ गायब हैं, लोगों ने अपने घरों में खड़ी की हुई हैं। तो अब इसमें यह है कि वो अपने अपने उन्होंने चहेतों को दी हुई हैं, वो ख़ुद तो नहीं लेकिन उनके चहेते इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ के पास गाड़ियाँ हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने तो कर दिया, लेकिन बहुत से लोग अभी गाड़ियाँ जमा नहीं करवा रहे। इस पे बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है, लेकिन लोगों ने घरों में गाड़ी खड़ी की हुई है, लोग तस्वीर भेज रहे हैं और ज़रा वहाँ रिश्तेदारियाँ भी होती हैं, कुछ लिहाज भी रखा जाता है। लेकिन अब ये कहा गया वज़रा कराम के ज़ेरे इस्तेमाल सरकारी गाड़ियाँ इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, जो ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल को साफ शफाफ बनाने के लिए वज़रा के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ियों जब्त करने की हदायत की है। अच्छा, सिर्फ हदायत तक है, जिन लोगों को कहा जाता है वो भी ज़रा फिर इसमें है। इसमें फिर बहुत से लोग जिनको गाड़ियाँ नहीं होती, जिस वज़ीर के पास सरकारी गाड़ियाँ मौजूद हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं, लोगों को आप समझते हैं कि सपोर्ट करते हैं किसी भी तर्ज में, तो ज़ाहिर है फिर वो एक धांधली करते हैं इलेक्शन में। प्री पोल रिंगिंग में, ये बिल्कुल रिंगिंग में आता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, आपने कहा बाग की। जी बिल्कुल। और मुजफ्फराबाद के जो हल्के हैं वज़ीर आज़म के 32-33। अच्छा, बाग में सूरत हाल काफ़ी गंभीर हुई है। आज एक वीडियो भी शायद आपने देखी है या वो हमारी टीम ने वहाँ भेजी हैं, जो वहाँ पर कर्नल रिटायर्ड ज़मीर साहब हैं। और ज़मीर साहब आज कोई तूफ़ानी जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने लिहाज भी नहीं किया, वो पटरी से उतर गए, उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक किया, वो कहीं दजियाँ भी उड़ाई। ये कर्नल रिटायर्ड ज़मीर साहब ये जनाब हुआ करते थे जब फरियाल तालपुर जो है वो नवाब शाह में शायद नाज़म थी, डिस्ट्रिक्ट नाज़म को इस तरह की थी, ये वहाँ पर रेंजर में हुआ करते थे, क्या कर्नल थे। और फिर इनके साथ ज़रा इनकी दोस्ती हो गई। पॉलिटिकल आपको पता है कि आजकल इसी तरह होता है, असर रसूख चलता है। तो फिर फरियाल तालपुर साहिबा ने इनको इनाम के तौर पर, ज़रा ये आपकी PR होती है, इनाम के तौर पर इनको जनाब बना दिया था, साबिक मशीर बना दिया था पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में। ठीक है। और फिर ये PTI के वस्ती बाग से टिकट के लिए भी किया, इनको टिकट नहीं मिला। अब ये सही धुआंधार यानी तकारीर भी करते हैं आजकल मुख्तलिफ, और ये सरदार तनवीर इलियास के ख़िलाफ़ बड़े यानी फार्म में आए हुए हैं। आप इनकी जो वीडियो है उसमें कोई ऐसी चीज़ें भी हैं जो ज़ाब्ता अखलाक के शायद वो उन्होंने देखा नहीं है या स्पीड में कह गए, और बड़ा उन्होंने सरदार तनवीर इलियास को जो है वो ललकारा है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि वो राजा यासीन जो हैं, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे उम्मीदवार हैं, जिन्होंने आज पावर शो किया है, जो जिसकी तरफ आपका शुरू में ही रुख था, उन्होंने वाकई आज सरदार अतीक को भी बुलाया और जो इजाज़ुल हक हैं उनको भी बुलाया और एक अच्छा पावर शो किया आज, क्योंकि उसी हल्के में सरदार तनवीर इलियास पहले अपनी पावर शो कर चुके हैं। आज वो मुजफ्फराबाद में थे अली अमीन गंडापुर के साथ, क्योंकि वो डिप्टी जो है वो चेयरमैन भी हैं आजकल कमेटी के जो इलेक्शन को देख रही है, तो वो ज़ाहिर मसरूफ़ है उधर। और एक बहुत बड़ा धचका लगा है आज सरदार तनवीर इलियास को, बहुत बड़ा धचका लगा है। अब वो समझ जाएंगे कुछ लोग समझने वाले कि जो सारा माहौल बनाया जा रहा था वो शायद आज उनकी जो सर्विसेज हैं वो नहीं रही और उनकी जगह पे कोई और बंदा आ गया, तो वो मामला बड़ा गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया है सरदार तनवीर इलियास के लिए, अली अमीन गंडापुर के लिए, कि ये वो लोग थे जो किसी के बैक अब किसी की थी और ये बड़ा खुल के खेल रहे थे। तो ये हुआ कि आज जो ज़राए बता रहे हैं कि वो अब नहीं रहे, अब कोई और आ रहा है, तो उसके बाद अब मामला गड़बड़ होगा, और क्या गड़बड़ होगा, चीज़ें होंगी तो वो हमसे शेयर करेंगे। लेकिन सरदार तनवीर के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। वो
जिस स्पीड में वो गए और आगे से फिर उन्होंने लूज टाक भी की वस्ती बाग में, कुछ लोगों को ज़ाती दुश्मन तक बना लिया उन्होंने। उसमें ये कर्नल रिटायर्ड ज़मीर भी हैं, वो भी ज़ाती अटैक कर रहे हैं। अब मसला ये था कि आप एक लेवल पे जाना चाह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, और आप फिर जाके लोगों के साथ, राजा यासीन और इन लोगों के साथ, लोकल जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं और जिनकी स्ट्रेंथ है वहाँ पर, और इनको पता है कि वहाँ पे अगर उनको हमने छेड़ा तो डेफिनेटली इनके लिए कैंपेन करना मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने वही काम किया। अब वहाँ पर कर्नल रिटायर्ड ज़मीर हो या वकास हो, जो राजा वकास जो कि आज़ाद हैसियत में वो भी PTI के पहले उम्मीदवार थे, उनको टिकट नहीं मिला, फिर राजा यासीन हो, ये जो 4-5 तगड़े लोग ग्रुप मिल गए और आज बहुत से लोगों ने राजा यासीन के साथ पावर शो भी किया। अब ज़ाहिर है वहाँ पर ये इनकी बड़ी तगड़ी बरादरी है। वहाँ पे अगर हम देखें राजपूतों की तो बहुत तगड़ी फैमिली है, और यहाँ पर अब आप अंदाज़ा कीजिए कि मुश्ताक मिनाज जैसा जो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, उनकी कैंपेन कहीं नज़र नहीं आ रही, और उनके जो करीबी लोग थे अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकल कर या तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या PTI के करीब आते जाते हैं। उनको भी अंदाज़ा हो रहा है कि मुकाबला तो इधर हो रहा है, और अभी तक बहुत मुश्किल में है सरदार तनवीर अलियास। और अब आज के बाद उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है, जो उनको एक कहीं से गैबी ताकत का अंदाज़ा था या गैबी तौर पर उनको मदद थी और आगे ख्वाब दिखाए गए थे, वहाँ पर उनको एक दस्ता लगा। अब देखना यह है कि आगे किस हद तक ये मामला जो है वो चलेगा। अच्छा, और कब तक चलेगा। आपने बात की जो वज़ीर आज़म का हल्का है, जो मुराद सईद का इस वक्त किरदार रहा, या मुख्तलिफ वफाकी वज़रा का, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को आपको क्या लगता है कि किस तरह के इक़दामात लेने चाहिए? क्योंकि ये जितने जलसे करें, एक तो जलसा मैंडेट ये होता है या उसका मकसद ये होता है कि आवाम को ये बताया जाए कि हमारी पार्टी आपकी क्या खिदमत कर सकती है या हमने क्या किया आवाम के लिए। लेकिन पिछले कुछ अरसे के दौरान जितने जलसे हुए हैं, चाहे वो आप आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के जलसे उठा के देख लें, उनके हलकों के, उनके वर्कर्स की बात कर लें, या फिर मुराद सईद या फिर दीगर जो वफाकी वज़रा हैं, धमकियों का एक सिलसिला है, बदज़बानी का एक सिलसिला है, बदअखलाक़ी का एक सिलसिला है, बदतहज़ीबी का एक सिलसिला है, एक पहाड़ है जो हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसकी एक मुसलसल तरवीज होती चली जा रही है। क्योंकि अब सोशल मीडिया बहुत आम है, हमें बड़ी आम दिखाई दे रही हैं ये चीज़ें, लेकिन क्या इस तरह के कल्चर के साथ वाकई ये सियासी जमातें जो हैं वो कुछ हासिल कर पाएंगी, और क्या ये वाकई अपने मैंडेट को वाज़े कर रही हैं कि ये लोग हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक बना लिया, कल एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। उस नोटिफिकेशन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि मेरिट पे ही नहीं है। बेसिकली उन्होंने लिखा जी कि ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन में रिपोर्टर्स जो हैं वो बगैर इजाज़त के, यानी उनको इजाज़त लेनी पड़ेगी। आप अंदाज़ा कीजिएगा अगर आज़ाद कश्मीर में 1000 पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग बूथ पता नहीं कितने होंगे, आप देखें ना, 45 हल्के हैं, 33 कश्मीर में है, 12 जो हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ। अब वहाँ पर जितने भी ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं हो सकती, इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब रिटर्निंग ऑफिसर तो कभी भी किसी को इजाज़त नहीं देगा, तो आप ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात, साफ़ और शफाफ की बात अपने अगर रिटर्निंग ऑफिसर को छोड़ी है, और रिटर्निंग ऑफिसर अगर फिर किसी की मैसेज और कॉल पे अगर जो मर्जी रिजल्ट बनाएगा तो फिर तो आप नहीं कह सकते ना फिर। तो इस तरीके से तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ ज़ाब्ता अखलाक की हद तक बनाया हुआ है। 5 लाख से ऊपर अब मुझे बताएं कि इंतखाबी मुहिम जो है ना वो चलानी है, और उसके अकाउंट भी उन्होंने चेक करने हैं। आज तक आप 3-4 ऐसे हल्के देख लें जहाँ पे करोड़ों रुपए लग चुके हैं, बात अब अरबों तक पहुंच गई है, और इलेक्शन कमीशन अभी तक वहाँ पे ही है कि वो बाद में उन्होंने आके वो देना है। तो ये तो एक बच्चों वाली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि या तो कोई रियलिटी के करीब करीब बना लें और फिर वो चीज़ें बनाएं जिस पे आप अमल दरामद भी कर सकें। अब ये चीज़ें, कानून इस तरह का बनाया जाता है कि जिस पे अमल दरामद नहीं होता। आज आप देख लें कि वो बैनर्स जो थे उनका एक साइज़ दिया था, सरकारी गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं, बैनर्स उसी तरह यूज़ हो रहे हैं पूरे। आप कश्मीर में आप देखें तो बैनर्स ही बैनर्स नजर आते हैं, कोई रेट वो जो इनका साइज़ था वो कोई चेक नहीं कर रहा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। फिर आप अंदाज़ा करें कि अलीमिन गंडापुर के हवाले से जो तहकीकात होनी थी, इलेक्शन कमीशन को खुद बीच में आना पड़ा, रिटर्निंग ऑफिसर पुलिस अफसर की जो इंक्वायरी थी उसको उन्होंने कहा जी कि ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत सी ऐसी हैं कि जो वाकई जो है वो देखनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रहा। अब ज़ाहिर है देखिए, पाकिस्तान हो, अब इवन गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ तो वहाँ केयर टेकर सेटअप थी पूरा, यहाँ केयर टेकर सेटअप नहीं है ना, सारा कुछ पावर्स आपने इलेक्शन कमीशन को दी हैं और उसके पास कुछ है ही नहीं है। अब वो इलेक्शन करवाए या वो बाकी चीज़ों को देखे, ठीक है, वो टेंडर मनसूख कराए, वो गाड़ियाँ कैप्चर करे, वो कहाँ कहाँ पे करे, और लोग इतने आपने दिए हैं उनको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। यानी हो 2 हल्के जो आपने बात की मुजफ्फराबाद में, यानी जो एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आज राजा फारूक हैदर पे कि जनाब वो हार रहे हैं तो इसलिए उन्होंने आज ये पथराव कर दिया और अंडे बरसा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। उन 2 हल्कों की अगर हम बात करें, एक तो उनका है चिकार, ठीक है, मुजफ्फराबाद 6, ठीक है, LA 32। यहाँ पर जनाब हैं राजा फारूक हैदर साहब जिन्होंने 2016 में 30,625 वोट लिए थे, ठीक है, और
यहाँ पर जो इससे पहले हमने देखा कि जो साहबजादा इसहाक ज़फ़र हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी के उन्होंने 16,315 वोट लिए थे। अब यहाँ पर ज़ीशान हैदर को उतारा है पीटीआई ने, ज़ीशान हैदर काज़मी को उतारा है, और साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के तारिक नदीम भी हैं और डॉक्टर मुश्ताक हैं, ये इनकी अपनी फैमिली से हैं, फ़ारूक हैदर की अपनी फैमिली से हैं। अच्छा, फ़ारूक हैदर साहब ने जो 30,625 वोट लिया था, अगर उसको हम डिवाइड करें तो उस वोट में 30,625 वोट में सादात फैमिली का वोट था, और सादात फैमिली का तकरीबन 15 से 16-17 हज़ार वोट है। अब उसमें अगर कास्ट भी होता है 12 से 14 हज़ार वोट कास्ट होता है सादात फैमिली का। तो सादात फैमिली फ़ारूक हैदर के साथ पिछले इलेक्शन में मौजूद थी। इस दफ़ा सादात फैमिली से पीटीआई ने अब एक जो है वो यूथ, एक नौजवान को वहाँ खड़ा कर दिया है। तो मैक्सिमम सादात फैमिली का वोट अगर हम कहें तो इनके साथ होगा, और थोड़ा बहुत अगर वो तोड़ भी देते हैं तो फ़ारूक हैदर तोड़ भी सकते हैं, ये बात नहीं है। हो सकता है बहुत से लोगों का उन्होंने काम किए हों और उनके साथ हों। दूसरा यह है कि उनका डॉक्टर मुश्ताक जो कि इनकी फैमिली से था, वो भी इलेक्शन खड़े हो गए जमात इस्लामी से। तो ये दो जो लोग खड़े हुए हैं, इसके लिए इसमें वाकई जो है वो फ़ारूक हैदर के लिए परेशानी का बायस बन गए। और फिर साहबजादा इसहाक ज़फ़र जो हैं वो 16,315 वोट उन्होंने लिए थे। अच्छा, अब क्योंकि ये राजा फ़ारूक हैदर राजा फैमिली से हैं और ये दो सादात फैमिली से हैं, यानी ज़ीशान हैदर सादात फैमिली से जो सपोर्ट थी वो आप समझें कि मैक्सिमम सपोर्ट उनके हाथों से निकल गई है। और डॉक्टर मुश्ताक उनकी फैमिली से इलेक्शन लड़ते हैं जमात इस्लामी के, वो भी आप समझें कि एक अच्छी खासी सपोर्ट उनके हाथों से निकल गई। तो अब ज़ाहिर है उनका अगर वोट बैंक की अगर 30,000 वोट उसी की बात करें तो उसमें से अच्छा खासा वोट बैंक तो उससे निकल गया, और फिर अब हवा भी नून लीग की नहीं है, हवा भी पीटीआई की है। और वहाँ पर ये हो सकता है कि ये फ़ायदा जो है ना वो पीपल्स पार्टी के जो साहबजादा इसहाक ज़फ़र हैं वो उठा लें। अब देखना ये होगा, अभी कंपेन बड़ी अच्छी ज़ीशान हैदर भी कर रहे हैं, लेकिन सादात फैमिली का मैक्सिमम वोट ये उठाते हैं। डॉक्टर मुश्ताक भी इलेक्शन लड़ते हैं, तो इससे राजा फ़ारूक हैदर बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। अब वो कमज़ोरी अपनी किस तरह का पूरी करेंगे, फिर इसी तरह साहबजादा इसहाक ज़फ़र अगर अपना पूरा वोट इंटैक्ट रखते हैं जो पहले उनका वोट था और मज़ीद भी कुछ बेहतरी करते हैं तो डेफिनेटली ये सीट पीपल्स पार्टी की भी आसानी से निकल सकती है। और अगर थोड़ा सा ज़ोर लगाया जाए, पीपल्स पार्टी अगर वीक रहती है, पीटीआई यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाती है, तो यहाँ पर वो जो ज़ीशान हैदर है वो भी अच्छा खासा सरप्राइज़ दे सकते हैं। तो ये वाहिद सीट है जो राजा फ़ारूक हैदर को चाहिए। इसके अलावा उनकी सियासत अगले 5 साल के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए वो यहाँ पर हर तरह का जोड़ तोड़, हर तरह की कोशिश करेंगे कि वो ये सीट निकालें, लेकिन अभी तक उनके लिए मुश्किलात हैं। अब आगे चलते हैं, जो दूसरी सीट है, दूसरी जो सीट है वहाँ है दीवान अली खान चुगताई। ये वो सीट है जिसके लिए पीटीआई जो है वो लाहौर, कराची या फेडरल जहाँ पे बैठे हैं वो कहते हैं जी चुगताई की सीट इनकी है। वो क्यों कहते हैं? देखिए, फ़ारूक हैदर इससे पहले जो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से वोट लिया था और 15,000 वोट लिया था, और वज़ीर भी रह चुके हैं पहले चुगताई साहब। अच्छा, अच्छी खासी डेप्थ है इनकी इस हल्के में, क्योंकि नया हल्का भी बना है। फिर यहाँ पे मलक लियाकत हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, और फ़ारूक हैदर हैं। अब यहाँ पर तो ये कमज़ोर हैं और इनको पता भी है कि यहाँ पर वो इतना ज़ोर भी नहीं लगा रहे। शौकत जावेद मरी मीर हैं, ये पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, इनको इस दफ़ा जो है वो मैदान में उतारा है पीपल्स पार्टी ने। तो ये नहीं, मुकाबला अगर हम देखें तो यहाँ पर जो चुगताई साहब हैं, दीवान अली खान चुगताई, वो इस वक्त बड़े मजबूत हैं। यहाँ पर फ़ारूक हैदर को पहले ही शायद ये इल्म है कि उनके लिए मुश्किलात हैं। मुकाबला उनका अगर है तो वो चकार वाले उसमें है जहाँ पे वहाँ पे मुश्किलात हो रही है। तो ये 2 हल्के हैं जहाँ पर बार बार ये कहा जा रहा था कि फ़ारूक हैदर साहब के 2 हल्कों के बारे में बताया जाए, तो वो हम समझते हैं कि इतना ही है। आज तो चूँकि इससे ख़बरें भी इतनी ज़्यादा इमर्ज हुई कि इन पर बात करना वैसे ही लाजिम और मलज़ूम बन गया था, और वैसे भी ये देखना है कि अखलाकी ज़ाब्ता कार जो हैं उनका एडजस्ट किया जाना, उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन इन लोगों के मुख्तलिफ जलसों में और इवन रवैयों में भी सामने आनी चाहिए। गो कि अगर हम राजा फ़ारूक हैदर साहब की बात करते चलें तो सीज़न पॉलिटिशियन हैं और ज़ाहिर है कि उनको एक बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है। लेकिन अगेन हम ये बात करते हैं कि सियासत, चूँकि सियासत होती है और सीट के हुसूल के लिए कई तरह की काविशें और कोशिशें भी की जाती हैं, तो ये कहना कबल इस वक्त होगा इस पूरे वाक़े में जो आज का इंसिडेंट है कि उसमें हकीकतन कसूरवार कौन है और क्या वाकई किसी ने इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। उसकी तो तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है और ये कब तक थमेगा, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को सर दौड़ कोशिश करनी चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह के वाक़यात ना हो। पुलिस को या रेंजर को या कोई भी है, आप उसको बाकायदा तौर पर इस तरह के और जलसों की जो आप देखें किस तरह चलते हैं, मुजफ्फराबाद में भी हो रहा है, बाग में भी हो रहा है, कोटली में भी हो रहा है, और अगर इस सारे उन्हें हो रहा है तो डेफिनेटली आपके पास नफरी कितनी है,
आपके पास स्पेस है या नहीं है, प्रॉपर इसकी आपने परमिशन दी है या नहीं दी है, इन तमाम तर चीज़ों को सामने लाना चाहिए। और जैसे पहले ख़त लिखा है वज़ीर-ए-आज़म को, आप चीज़ों को तो सामने लेके आए ना, हाँ, ताकि ये भी मालूम हो कि स्ट्रेंथ कितनी है। बहुत शुक्रिया नबी सदी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि मुज़फ़्फ़राबाद के मुख्तलिफ हलकों के हवाले से भी हम आपको आगाही दें, और ख़ासतौर पर जब राजा फ़ारूक हैदर का जिक्र आ रहा है तो दो मुख्तलिफ हलकों से वो कौन से नशिस्त लेने में कामयाब होंगे और कहाँ उनकी मजबूती और कहाँ उनकी कमज़ोरी है, उस पर भी हमने बात की। और उसके साथ साथ हमने आपको आगाही दी आज की जो सूरत हाल थी, ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद के साथ होने वाला वाक़या, इसकी तहक़ीक़ात की जानी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। जाने से पहले सिर्फ इतना कहेंगे कि हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को यानी हमारे कैपिटल वन टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।